नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज पटना ने देश को फिर से नई दिशा देने का काम किया है। आज पटना में फिर एक इतिहास रचा गया। पटना में आज इंडिया गठबंधन की जन विश्वास महारैली से देश की राजनीति में बदलाव का बड़ा संदेश निकला है और इस रैली के लिए जुटी 12 लाख से ज्यादा की भीड़ ने संभवतः नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तिल रखने की जगह न होना और जनसैलाब के असल मायने क्या होते हैं, यह गांधी मैदान के नजारे को देखकर समझा जा सकता था। आप जानते हैं कि 20 फरवरी से 2 मार्च तक पूरे बिहार में जनविश्वास यात्रा निकालने के बाद पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली का आयोजन आरजेडी की तरफ से किया गया था। तो यह केवल आरजेडी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का आयोजन भी बन गया। मंच पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राजद के अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सांसद पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, भाकपा के महासचिव डी राजा, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई एमएल के महासचिव वहां मौजूद थे। और ये तमाम नेता, इन सब के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे। पूरे गांधी मैदान में वाम दलों और राजद के झंडे लहराते हुए दिखे। इस रैली का साक्षी बनने के लिए लोग शनिवार रात से ही जुटने लगे थे। पटना में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, आपको सुप्रसिद्ध कविता आपको याद होगी दोस्तों। कविता जो है इस प्रकार है: फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो आखिरी लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये बात, ये लाइनें कई बार आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहे हैं। दरअसल गांधी मैदान से यही कविता लाखों लाख लोगों की मौजूदगी से गूंज रही थी। जनविश्वास महारैली के मंच से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने जो भाषण दिए उसमें खास नयापन नहीं था, लेकिन जो कुछ इन नेताओं ने कहा जनता ने उससे खुद को जुड़ा हुआ पाया और यही नयापन है जो अब राजनीति में देखने को मिल रहा है। और सत्ताधारी नेताओं की तरह ये नेता अपनी अपनी नहीं हाँक रहे हैं, बल्कि और न ही अपने नाम की गारंटियां यहां दे रहे हैं, बल्कि जनता की पीड़ा और आकांक्षाओं को शब्द दे रहे हैं। आज सुबह ही मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे तो उन्होंने मीडिया के लिए कहा था कि वो अंबानी के बेटे की शादी को दिखाएंगे, लेकिन भूख से मरते लोगों की बात नहीं करेंगे। और यहां जब राहुल गांधी पहुंचे पटना, तो यहां भी उन्होंने मीडिया के मित्रों को संबोधित किया। लेकिन पहले चलिए शुरुआत करते हैं। आज ढेर सारी बाइट है, बहुत लोगों की बातें आप लोगों तक पहुंचानी है। राहुल गांधी सबसे पहले आज जब मध्य प्रदेश में यात्रा की शुरुआत वो कर रहे थे तो वहां पर मीडिया के लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा था, यहीं से आज की शुरुआत करते हैं, सुनिए जरा। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, जो बात मुख्यधारा के मीडिया पर लागू होती है वही सत्ताधारियों के लिए भी कही जा सकती है। इसीलिए अब लोगों की दिलचस्पी इंडिया गठबंधन के नेताओं के भाषणों को सुनने में बढ़ रही है। आइए सुनते हैं, अब जरा उधर चलते हैं, पटना की इस महारैली में, और वहां अलग अलग नेताओं ने क्या क्या बातें कही हैं। तेजस्वी यादव का पूरा ये आयोजन था। तेजस्वी यादव 20 तारीख से लेकर, यानी 20 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक बिहार की गलियों में घूमते रहे, शहर शहर गली गली घूमते रहे। वहां से निकलकर जब यहां आए हैं पटना में तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपने ही चाचा पे उन्होंने जो बातें कही हैं, इधर चला तो उधर चला, एक गाना गाते हुए, सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां में किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू दो
तो तेजस्वी यादव यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने सामाजिक न्याय पर भी अपनी बात रखी है। जरा वो उस बात को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए तो सुन रहे थे, यहां एक नहीं बल्कि 10-10 कुआं बना देंगे जब कभी ये जो सामाजिक न्याय की बात है, और कैसे सामाजिक चेतना और उसमें कैसे बदलाव और खासकर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में आया है, ये सब कुछ यहां रखते हुए बताते हुए तेजस्वी यादव आज अखिलेश यादव भी अपने ही रंग में दिखे दोस्तों इसी मंच पे, और सीधे लोकसभा की यूपी और बिहार की 80 और 40 सीटों का गणित उन्होंने बता दिया। सुनिए जरा अखिलेश यादव को कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं। भक्षक और रक्षक की बात यहां करते हुए अखिलेश यादव, और 40 और 80 का आंकड़ा जोड़ते हुए 120, और इन्हीं 120 सीटों पर हरा देंगे हम तो आगे कैसे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी। ये बात यहां अखिलेश यादव इस मंच से कहते हुए, दोहराते हुए। उधर राहुल गांधी ने तो बिहार के जन सैलाब की तुलना जो है वो तूफान से कर दी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। तो बिहार जो है वो राजनीति का नर्व सेंटर है, और ये बात यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों युवा नेताओं ने जहां अपना दमखम आज गांधी मैदान में दिखाया, तो वहीं 80 पार के बुजुर्ग नेताओं ने भी हुंकार भरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ईडी, सीबीआई सहित सीधे चाचा और मामा की बात बता दी। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, क्या कुछ कह रहे हैं इसी मंच से। पटना में जो वायदे हो रहे हैं, सब लोग मिलके यहाँ पर आए हैं, तो वो आज मजबूती से काम करना चाहते हैं। ये बीजेपी ईडी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, विजिलेंस को लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं।
ये डराने का धमकाने का काम बीजेपी करेगी, मोदी करेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम कट जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं। तो ये इसीलिए तो आज लालू जी के ऊपर इतने केस है। वो जब छुटाते हैं एक के बाद एक केस करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सरकार के सामने झुके नहीं, सरकार के सामने कभी उन्होंने शरण नहीं गया। लेकिन तेजस्वी जी कहां गए? उनके चाचा शरण में गए, आपके चाचा शरण में गए और बोल रहे हैं बाहर जाके, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया था। ये तो नीतीश ने बोला ना। नीतीश ने क्या बोला? थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, मैं फिर वापिस आया हूं, आपके चरणों में ही मैं रहूंगा, ये उसने कहा। लेकिन आपके चाचा तो मामू की चाय पीने के लिए गए हैं। आपके चाचा मामू की चाय पीने के लिए गए हैं, लेकिन कल वो चाय पी के वापिस आएंगे, फिर नहीं लेना आपको, फिर उनको वापिस नहीं लेना। इसीलिए तो तेजस्वी यादव को समझाते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कि आपके चाचा तो मामू यानी मोदी जी की चाय पीने गए हैं और फिर अगर वापस आ जाएंगे तो उनको मत लेना। और अंत में आखिर में इसी कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में आज समापन भाषण देते हुए अपने नेताओं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरने की कोशिश की। आइए सुनते हैं लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। एक गाना, भोजपुरी गाना का उल्लेख करते हुए, उस गाना को गाते हुए सीधे शुरुआत में क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लो बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल झुलनिया में धाका लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। और फिर इन्हें लौट के आगे की हिम्मत करी है तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। अब तो लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में यहां और नीतीश पर सीधा पलटवार करते हुए, वार करते हुए, जरा एक और बाइट सुनते हैं लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पे और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को
नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? दिन भर पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और फायदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम लोग। तो गांधी मैदान के इस रैली से एक आह्वान लालू प्रसाद यादव और तमाम विपक्षी नेताओं का कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये बात यहां कहते हुए लालू प्रसाद यादव भी आप सुन रहे थे, और उसके अलावा उनका एक अपना अंदाज और सीधा वार नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी को लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया कि वो हिंदू नहीं है, अगर वो हिंदू होते तो अपनी माता जी के निधन पे कम से कम अपना मुंडन तो करवाते। ये तमाम बातें कहते हुए यहां लालू प्रसाद यादव और एक अपने ही अंदाज में बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी जनता के बीच, जनसैलाब के बीच लालू प्रसाद यादव जो हैं उनका भी जोश यहां बिल्कुल आसमान पर था, वो साफ दिखाई दे रहा था। और पटना में राष्ट्रीय जनता दल की पहल से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक बार नए सिरे से कहें तो ताकत और एकजुटता लोगों के बीच में दिखाई है। संयोग यह है दोस्तों कि इसी पटना से विपक्षी एकता की नींव भी पड़ी थी। आप याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की पहली जो मीटिंग थी यहीं से हुई थी, जो अब मजबूत इमारत में तब्दील होती हुई दिख रही है। और दूसरी तरफ कल जब से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, तब से एक झड़ी लग गई है लोगों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए। लोग मतलब वो सांसद या नेता जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है बीजेपी की तरफ से, वो जो हैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन जो है, थैंक्स कह रहे हैं मोदी जी को। कि अब कोई कह रहा है, जैसे हर्षवर्धन जी को टिकट नहीं मिला तो बोल रहे हैं कि कृष्णा नगर में मेरी जो क्लिनिक है वो मेरा इंतजार कर रही है और इसलिए मैं वहां जाना अब वही काम करूंगा। दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं क्रिकेट में मैं अपना पूरा फोकस रखूंगा। कोई क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाह रहे हैं, और कोई कह रहा है कि शायद मेरी कोई बात बुरी लग गई मोदी जी को, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। और यह बात जो है ये भोपाल की वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और किसी का यह भी कहना है मैंगलोर से सांसद कि जैसे हमने पहले कोई काम नहीं किया सांसद के रूप में, वैसे ही आगे भी नहीं करने के लिए अब मुझे मुक्ति दीजिए। तो ये तमाम बातें और अलग अलग ढंग से ये बीजेपी की कमजोरी को बयां कर रही हैं। एक तरफ आज इस जनसैलाब को आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से बीजेपी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो, और इन सब के बीच क्या चौंकाने वाले होंगे लोकसभा के चुनाव जो अभी आएंगे, और नतीजे खासकर। चुनाव तो चौंकाने वाले नहीं होंगे, लेकिन नतीजे उसके क्या चौंकाने वाले होंगे। क्या जो यहां से इंडिया गठबंधन ने अपनी बात रखी है, क्या यहां से लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और तमाम वाम दलों के नेता ये सब जो बातें कह रहे थे, वही उसी दिशा में ये जाता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। देखिए हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयशंकर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। पटना की इस रैली से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ है? पटना की रैली और खलबली दिल्ली में, कह सकते हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। पटना की रैली को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि यहीं इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, और यहीं से इंडिया गठबंधन अब एक तरह से प्लेन जो है उड़ान ले रहा है, ये आप कह सकते हैं। और थोड़ी देरी भी हुई, कुछ डिस्टर्बेंसेस भी आए जिन्होंने इंडिया गठबंधन को आधार दिया,
वो स्वयं उससे बाहर निकले, तो इसका फैसला भी वहीं होना था। इसीलिए हम समझते हैं कि मुंबई रैली के बाद भोपाल रैली जो स्थगित हुई थी, उसके बाद ये रैली जो है बहुत महत्वपूर्ण रही। और इस मायने में कि भीड़ के बारे में तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई अनपैरेलल भीड़ जुटी। और ये सिर्फ भीड़ एक दिन में जुटाई हुई नहीं है, पूरे जन विश्वास यात्रा के दौरान इस भीड़ को जो जुटाने में तेजस्वी यादव ने मेहनत की, जो इमोशनल टच दिया, और हर रैली में इंडिया गठबंधन के साथी दल रहे हर पार्टी का झंडा उसमें दिखा। उसमें तेजस्वी कहते थे कि लालू प्रसाद जी बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, तो क्या आप पटना चलेंगे? और भीड़ कहती थी हाँ। तो ये जो वादा लेकर के पहुंचे थे, तो एक कमिटमेंट था बिहार की जनता का इस रैली के लिए जो दिखा। लेकिन आज की रैली में जो सबसे बड़ा हमला मुझे लगा नरेंद्र मोदी पर, वो लालू प्रसाद जी की ओर से था। वो था नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। देखिए, उस घटना को तो हम सब ने देखा था राजीव जी, लेकिन जुबान हम लोगों में से कोई दे नहीं पाया। लेकिन लालू प्रसाद ने वो जुबान दी राजनीतिक सूझबूझ के साथ कि ये व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है, क्योंकि हर हिंदू अपनी माता के देहावसान के बाद अपने बाल कटाता है या मूछे कटाता है, माँ बाप नहीं होते तो मूछे कटाता है, दाढ़ी बनाता है, उन्हें केश कटाता है, मुंडन कराता है। ये सारी बातें उन्होंने कही और फिर डांट के कहा बताओ क्यों नहीं कटाया। तो इस तरह से डांट करके जो उन्होंने पूछा, तो इससे पता चलता है कि बता रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। ये जो जनता ने इसको बहुत ग्रह भाव से लिया कि हाँ, ये बात तो बहुत सही है। उस दिन देश ने देखा था कि उनकी माता जी के देहावसान के बाद राख ठंडी भी नहीं हुई थी और वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे, तो ये जनता देख रही थी। उस चीज को आज उन्होंने जुबान दी और ये इतना बड़ा हमला है हिंदू के ठेकेदार पर, राम मंदिर के नाम पर वहां शंकराचार्य को रिप्लेस करके खुद बैठने वाले व्यक्ति पर, जो हिंदू का ठेकेदार बना फिर रहा है, जो हिंदू के नाम पर वोट मांग रहा है, जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, वैसे व्यक्ति पर 2024 में यह सबसे बड़ा हमला है कि तुम हिंदू ही नहीं हो। ये मैं आज की सभा में एक बहुत जबरदस्त ये मानता हूं और हमें लगता है जनता के दिमाग में ये बात सीधे जाएगी कि इसने तो दाढ़ी मुछ कुछ बनाया ही नहीं, इसने तो ये बेल मुंडा हुआ ही नहीं, ये तो हिंदू कैसे है। ये बात अब सबके जुबान पे जाएगी। ये है लालू स्टाइल, किसी बात को समझाने का लालू स्टाइल किसी को बोलते। दूसरी बात, रोजगार को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी लगातार बोलते रहे, उसी बात को उन्होंने दोहराया और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रोजगार हमने दिया, बिहार के युवाओं में उम्मीद हमने जगाई और ये जो चाचा हैं ये कोई काम के रह नहीं गए थे, इनको काम करना हमने सिखाया। यही इस बात को लालू प्रसाद जी ने शब्दों में बयां किया। सैद्धांतिक रूप से दूसरे नेताओं ने भी कहा, जैसे अखिलेश यादव जी की राइट आपने सुनाई, 80 हम 40 आप। आपकी आवाज थोड़ा आगे आ जाइए, आपकी आवाज वो हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है जी। हाँ तो जी कि 80 हमारे पास और 40 आपके पास, 120 मिल जाए तो फिर बीजेपी साफ हो जाए। इस तरह से जो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। लेफ्ट फ्रंट ने भी एक संदेश दिया कि ये अंबानी अडानी के हैं और गरीबों के लिए नहीं है। ये कुल मिलाकर के मैसेज देने का काम जो है इस रैली ने किया है। लेकिन दूसरी बात यह कि ये रैली ठीक बीजेपी की लिस्ट जो आई है उसके अगले दिन हुई है, तो जाहिर बात है कि बीजेपी तो चाह रही थी कि उसके लिस्ट के वातावरण में इस रैली की आभा जो है धूमिल हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा है कि लिस्ट का असर चूंकि बैकफायर करने लगा है। और आपने कई उदाहरण भी बताए कि किस तरीके से जिनको टिकट नहीं मिला है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला और इसकी विवेचना भी चल रही है कि ये जो बीजेपी की लिस्ट है वो वास्तव में चुनाव में वो एग्रेसिव जो इनोवेशन, वो जो इसके लिए जानी जाती थी बीजेपी, नहीं दिखता है, वो हार को मान लेने के समान है। तो इस पृष्ठभूमि में ये रैली उल्टा बीजेपी के प्रयासों पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके आगे इस मोमेंटो को आगे बढ़ाने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी रहेगी इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि आम लोग अब ये कहने लगे हैं कि ऐसी रैली की आवश्यकता हर प्रदेश में है।
तो क्या इंडिया गठबंधन को उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये मोमेंटो बनाए रखना चाहिए? चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और सीधे जयशंकर जी, आपको जाना है इसलिए मैं जल्दी आपके पास आना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात जयशंकर जी, पटना बहुत नजदीक से, आप बिहार में पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रहा है आपका, उस आधार से भी आपसे समझना चाहता हूं। और 1977 को भी आपने देखा है, 74 को भी देखा है, 70s के वो दौर को आपने देखा है, गांधी मैदान में कई सारी रैलियों को आपने कवर किया होगा। जरा आज की रैली और यहां से दिल्ली की सत्ता को कितनी चुनौती देते हुए तमाम नेता दिखाई देते हैं आपको? ये जैसा आप कह रहे हैं, हमने देखा है बिहार के गांधी मैदान को, बहुत सारी रैलियां हुई हैं, बहुत सारी रैलियों में गांधी मैदान भरा है, लेकिन इस रैली में जो उत्साह दिख रहा था, जो रिएक्शंस दिख रहे थे लोगों के, पब्लिक का जो रिएक्शंस दिख रहा था, मुझे लगता है कि पता नहीं अनिल इसमें शायद करेक्ट कर सके, अब तक की सबसे बड़ी रैली अगर कहा जा सके, या सबसे बड़ी रैलियों में से सबसे बड़ी अगर इसको कहा जा सके, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जनसमुद्र था एक तरह से, चारों तरफ जो हमने तो हम टीवी जरा देखते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ही जो दिखाई दे रहा था, जगह जगह जो बाइट्स चल रहे थे या इसके फुटेज जो दिखाई जा रहे थे, तो गांधी मैदान के पूरे पेरिफेरी से लेकर के पीछे सड़क जो है उसको जो घेरती है चारों तरफ की, सड़क पर लोग भरे हुए विजुअल ले आइए जरा। और आज दिन भर डीबी लाइव ने इसको प्रसारित किया है पटना से डायरेक्ट, उस विजुअल को दिखाते हैं। देखिए, ये है जयशंकर जी। जी जी। और इसमें देखिए, इसके लिए काम तो किया ही था तेजस्वी यादव ने, नो डाउट, पूरे बिहार में घूम घूम करके जो जन विश्वास यात्रा निकाली, लेकिन इसमें बड़ा योगदान मुझे लगता है कि वाम दलों का भी है, उसमें भी खास तौर से CPI-ML का है। जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, लाल झंडे, क्योंकि गांधी मैदान को भरने की कुवत अभी तक जो रही है वो या तो ML के लोगों के पास रही है, या फिर कर्पूरी जी जब होते थे, या फिर लालू यादव का जो एक करिश्मा है लालू यादव के नाम पर, जैसा अभी याद दिला रहे थे हमारे मित्र तेजस्वी, कहते थे कि साहब लालू जी तो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप उनसे मिलने गांधी मैदान आएंगे? तो लोग आए और बड़े पैमाने पे आए। अब इसका संकेत बहुत भारी है। जो लोग बहुत गिनती कर रहे थे कि नहीं बिहार में तो खत्म हो गया, जो उसकी जो रीढ़ थी वही चली गई, मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस की जो नींव तैयार हो रही थी पटना में, उसमें कुछ ईंटें गड़बड़ लग गई थी जो मजबूत नहीं थी, तो वो ईंटें निकल गई, अब फिर मजबूत दीवार खड़ी हो रही है। तो ये अच्छी बात है, इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात है। और इसमें 2-3 बातें उभर करके आई। एक तो तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हैं, बिहार के राजनीति के भविष्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश में निर्विवाद चुनौती हैं नरेंद्र मोदी के, इसमें भी अब कोई विवाद या इफ एंड बट की बात नहीं रह गई है। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने बिहार और पटना की जो गांधी मैदान को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भाई बदलाव की शुरुआत बिहार से होती है, बिहार में तूफान खड़ा होता है, इसका मतलब उन्होंने 74 से लेकर के 77 इसको भी संज्ञान में लिया। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको अगर ये उस रूप में देखा जाए तो। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि आप कल्पना करिए कि अगर इंडिया अलायंस की रैलियां हो भोपाल में, रायपुर में, जयपुर में, या देश के अन्य राजधानियों में हो, अन्य महानगरों में हो, और उसमें जो है विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री, सारे नेता, विरोधी दल और बड़े नेता एक मंच पे अगर दिखाई दें, तो उसका नजारा क्या होगा, उससे संकेत क्या जाएगा, उससे मैसेज क्या जाएगा। आज ये काम पटना में हो गया है। अगर सोचिए कि इसी में अगर अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो जाती, अगर शरद पवार के खुद आ जाते या उनकी बेटी आ जाती या कोई और ढंग से होता, तो ऐसे अगर कल को बंबई में इस तरह की रैली होती जिसमें शरद पवार जी भी होंगे, सुप्रिया सुले भी होंगी, उनके पार्टी के और जितेंद्र आव्हाड, ये सारे लोग भी रहेंगे, और उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस के नेता पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे रहेंगे, उद्धव ठाकरे का अपना एक करिश्मा है, उधर से आ जाएं जी, MK स्टालिन आ जाएं, या उधर अपने ये सिद्धरमैया हैं, या फिर अपने जो ये रेड्डी हैं तेलंगाना वाले हैं, या मतलब इतने जितने मुख्यमंत्री हैं, अगर ममता जी भी आ जाती हैं तो सोने में सुहागा ही एक तरह से कहा जाएगा, वो भी आ सकती हैं। लेकिन एक मैसेज, इससे एक मैसेज बन रहा है। मुझे लगता है कि आज शायद
गोदी मीडिया की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो टीवी चैनल देखता नहीं, पता नहीं उन लोगों ने दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन अंतःपुर में जो है बेचैनी बढ़ जाएगी। रात में कई लोगों को नींद भी नहीं आएगी। जो बिहार का मैसेज गया है, क्योंकि नीतीश कुमार तो दम भरते थे ना कि मैं हूं, मेरे ही कारण सब कुछ है। अब वहां पर भी कहा कि अभी मीडिया के लोगों से कहा कि अरे मैंने तो शुरू किया था लेकिन सब बिखर गया, खत्म हो गया। वो आंख खोल करके एक बार उनको गांधी मैदान की तरफ देखना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने देखा भी होगा कहीं ना कहीं से, तो जायजा लिया ही होगा। तो उन लोगों को भी लगने लग गया होगा कि अब जो हम लोग गिनते थे पहले कि साहब अगर मिलजुल करके रहते लोग, अगर सभी लोग मिलजुल के रहते तो मुझे लगता कि 35 से 38 सीटें जीत सकता था एक इंडिया अलायंस का गठबंधन। लेकिन अब मुझे फिर से एक बार लगने लगा है कि 30-35 सीटें आराम से, अगर ये गठबंधन इसी ढंग से कायम रहा और सीटों का बंटवारा ईमानदारी से हुआ, सीटों पे उम्मीदवार भी जांच परख करके दिए गए, जीतने की क्षमता वाले उम्मीदवारों को दिया गया और किसी को नीचा दिखाने के नहीं बल्कि किसी का साथ देने के लिए, किसी को जिताने के लिए अगर सारे दलों ने एकजुट होकर के काम किया तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं नतीजे उसी तरफ के आएंगे। और यही काम जैसे देखिए अखिलेश यादव की एंट्री हुई, अखिलेश यादव का भाषण बहुत अच्छा, राहुल मतलब भाषण तो आज मेरे ख्याल से सभी के बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कही। लालू जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। हम लोग तो कब से उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको एक जनता की नब्ज की पकड़ है। जानते हैं वो कि किस फ्रंट पे अगर हम अटैक करेंगे तो जनता में वो ग्राह्य होगी, उसकी ये बनेगी। अब शायद इसीलिए उन्होंने उस ढंग से कहा जो लोकल टर्म्स हैं, लागल झुलनिया का धक्का, तो मतलब उन्होंने माना कि भाई नीतीश कुमार को जब दूसरी बार अपने साथ लेना गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी और अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये बात उन्होंने तेजस्वी को भी समझा दी कि बाबू अब उस भ्रम में नहीं पड़ना है, जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जनता दल यू जो नाम का जो पार्टी का ढांचा है उसको बिखरने में देर नहीं लगेगी। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में, अभी जब टिकटों का बंटवारा होगा, इससे एक बात और होगी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा जयशंकर जी, आप जो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने उस भाषण में एक बहुत गंभीर बात भी उठाई है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात राज्यपाल ने करवाई है समय लेके। वो भी राजभवन में हुई थी, राजभवन में हुई थी, बात सही है, राजभवन में हुई थी, ये बात सही है। बल्कि उसमें एक और संवैधानिक प्रमुख थे, उनकी भी भूमिका थी वो बात कराने में, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से। तो खैर वो तो अलग बातें हैं। लालू जी कहेंगे मंच पे तो ज्यादा अच्छा रहता है, हम लोग क्यों इस बात को करें। लेकिन उन्होंने ही कहा, अभी हम सुना रहे थे, वही कहा सुना मैंने। ये एक तथ्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है भाई। अब देखिए सवाल यह है कि ये तो साम दाम दंड भेद सब चीज, जब जो आदमी ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, जो आदमी सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर राजभवनों का इस्तेमाल करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। राजभवनों की हालत तो बीजेपी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय है वही हो गई है, चाहे वो किसी भी राज्य में, जो खासतौर से गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां जितने राजभवन हैं वो भाजपा के मुख्यालय के रूप में काम हो रहा है। उनका एक सब ऑफिस वही है, वहां से संचालित हो रहा है, तो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की इस रैली से नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी कमजोर होगी। नरेंद्र मोदी के सामने या बीजेपी के सामने उनकी सौदेबाजी कमजोर होगी, क्योंकि वो जो दे रहे थे, उन लोगों को झांसा दे रहे थे कि अरे मैं निकल के आ गया, अब तो कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ दिखेगा नहीं। और इतना बड़ा जो प्रदर्शन हो गया, इतनी बड़ी जो जनसमुद्र वाली रैली हो गई, तो इसको देखते हुए अब लोगों को लगेगा कि भैया इनको साथ रखना ना रखना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव के पहले ही इनका कुछ ना कुछ खेल हो जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं और ये भी है कि जनता दल यू में बिखराव होगा। हो सकता है कि उसमें बड़ा चंक जो है राजद के पास भी आ जाए, इस इंडिया अलायंस के साथ भी आ जाए। इन संभावनाओं को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जैसे मैंने जब कहा कि दो बातें उभर करके आई हैं, एक तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के भविष्य हैं, इसे उन्होंने साबित कर दिया है। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए निर्विवाद चुनौती बन गए हैं। अब आप उनको पप्पू कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार अभियान जो अभी भी चला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का नौजवान, देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का महंगाई से त्रस्त आम आदमी, दुकानदार राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से सुनने लगा है, गुनने लगा है और समझने लगा है कि यही लड़का, यही आदमी जो है वो इस देश का भविष्य हो सकता है, इस देश की राजनीति को सही रास्ते पे ले जा सकता है। ये लोगों में बात फैलने लग गई है। अब उसको आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कनफुकवा तंत्र हो, गोदी मीडिया हो या आईटी सेल हो, कुछ भी हो, अब लोगों की समझ में आ गया। बस यही है कि इस मोमेंटो को
जारी रखने की जरूरत है। अब पटना की रैली लखनऊ में हो, लखनऊ के बाद फिर दिल्ली में हो, बंबई में हो, जयपुर में हो, भोपाल में हो, रायपुर में हो, बेंगलोर में हो, चेन्नई में हो, सारे राज्यों की राजधानियों में जितने जमावड़ा हो सके इंडिया अलायंस के नेताओं का, दिग्गजों का, और एक सुर से, जैसे आज पटना के गांधी मैदान में जो स्वर सुनाई दिए, उसी तरह से अगर बातें होने लग जाएंगी तो देखिएगा माहौल बदल जाएगा। जो 370 पार की बात कर रहे हैं, 400 के पार की बात कर रहे हैं, 200 के पार पहुंचना इनके लिए भारी मुश्किल हो जाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी। और बहुत ही इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो इस चर्चा से कहीं ना कहीं आप आने वाले चुनाव का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जरा हम भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, तेजस्वी यादव ने भी बहुत शानदार भाषण दिया, सामाजिक न्याय की बात तेजस्वी यादव भी करते हुए नजर आए, और बिहार में खासकर सामाजिक न्याय की इतनी ज़रूरत एक ज़माने में थी, और उसको लालू प्रसाद यादव ने कैसे दूर किया या पूरा करने की उन्होंने कोशिश की। जब भी उनका मुख्यमंत्रित्व काल रहा उस वक्त, उस दौरान उसका जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव, और साफ साफ कह रहे थे कि कभी कुएं का पानी नहीं पीने देते थे, कभी चप्पल पहन के जाने नहीं देते थे, आज कुआं बनवा एक नहीं आपके लिए 10 कुएं बनवा देगा और पानी भी पिला देगा। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। यहीं से मैं जरा उस सामाजिक, और राहुल गांधी भी जब बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आए तो उसी सामाजिक न्याय की बात वो भी कर रहे थे। तीसरी तरफ यहां इस बात को जरा कल के इनके बीजेपी की जो 195 लोगों की लिस्ट आई है उसके साथ जोड़ना चाह रहा हूं। बार बार मीडिया में यह बात दिखाई जा रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जो सामाजिक न्याय की बातें हैं उसकी बीजेपी की पहले लिस्ट से हवा निकल गई, क्योंकि बीजेपी ने इतने ओबीसी को, पिछड़ों को, इतने दलितों को, इतने आदिवासियों को टिकट दे दिया, एससी एसटी और ओबीसी को टिकट दे दिए। क्या यहां कुछ हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है? पटना का गांधी मैदान। जी जी जयशंकर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जोड़ रहा था जो उम्मीदवारों की बात की चर्चा जो हो रही थी। आज जो खबर चल रही है कि जो हमने उस दिन कल की चर्चा में भी उस पर बात की थी कि जो पवन सिंह भोजपुरी का हीरो और है, उसको आसनसोल से टिकट दे दिया था भाजपा ने, और उसने कह दिया कि भैया माफ करो, हम तो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे? क्योंकि अब पता लगा कि उसका कोई गाना है, उसको बाबुल सुप्रियो ने वायरल कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे बलगर गाने गाता है। ये बात नहीं है, सिर्फ इससे नहीं बात बनी है, क्योंकि उससे बलगर गाने तो निरहुआ गाता है, उससे ज्यादा और बलगर तो मनोज तिवारी गाता है। तो इन सबों को तो टिकट दे दिया, इनको तो चुनाव लड़ा दिया। अब पवन सिंह को लग गया कि भाई आसनसोल में एक तो दीदी का टीएमसी का ये है जनाधार है, दूसरे शत्रुघ्न सिन्हा की जो बड़ी इमेज है, लार्जर लाइफ इमेज है, उस इमेज के सामने तो हम टुटपुजिया हो जाएंगे। तो अब ये हालत हो गई है, भाजपा के उम्मीदवारों की हो गई है कि अब वो जा कह रहे हैं कि नहीं, अब उनको जगत प्रकाश नड्डा जी बुला रहे हैं कि नहीं आ जाइए, एक बार बात कर लीजिए यार, तो आपने हमारी भर पिटा दी भाई। अभी हमने टिकट डिक्लेयर किया, आपने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आसनसोल से। अब वो कह रहे होंगे कि हमको कहीं बिहार से फिट कर दीजिए, बिहार में कहीं टिकट दे दीजिए। तो हालत इतनी अंदर खाने, जो 370 और 400 पार की बातें कर रहे थे, बढ़ चढ़ के दावे कर रहे थे, उनके घर की हालत यह हो गई है कि उम्मीदवार भागे फिर रहा है। जी राजीव जी जी ये भी एक पहलू है, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसलिए भी क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार छोड़ने लगे, याद कीजिए कि एक किसी कांग्रेस के उम्मीदवार ने विधानसभा के समय छोड़ दिया था तो कितनी बातें हो रही थी। मीडिया साथ दे रहा है बीजेपी का, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बात तो आती ही है ना। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, आज ये पटना की रैली नहीं थी, तूफान मुझे दिख रहा था, और उस तूफान में जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है वो उड़ते हुए भी दिखाई दे रही थी। पटना के उस ऐतिहासिक गांधी मैदान पर, जिसका जिक्र आज बहुत सारे लोगों ने किया कि कभी 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने वो दिनकर की पंक्तियां दोहराई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता मूक बधिर नहीं है जो तेजस्वी यादव ने कहा। ये जनता वो है जो भले ही आज चप्पल पहन के आई हो, झंडे लेकर के आई हो,
लेकिन आज उसके कंठ में, उसके मुंह में जबान है। लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं कि हमने उन दबे कुचले वंचित लोगों को स्वर्ग भले ही ना दिया हो, लेकिन स्वर दिया है जी। सामंतवाद के सामने सीधे तौर पर खड़े होने का मादा दिया है। और लालू एक और बात कहते हैं कि जो रोटी जल रही थी एक तरफ, उसको हमने पलट दिया। यानी समाजवाद का जो सपना था उसको हमने बिहार की धरती पर लागू किया और उसके कुछ दूसरे प्रभाव भी होंगे। लेकिन आज वो लोग जो पिछले 10 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा भला होगा, हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसान हैं उनको एमएसपी मिलेगी, और जो नौकरियां कर रहे हैं उनको पेंशन मिलेगी। राजीव जी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मोदी भक्त थे। आज उनके सामने कुछ भी नहीं है और वो जिस तरह से निराश हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको 10 साल में मिला क्या, मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे। इस देश की जनता बहुत बड़ा दिल रखती है। 60 नहीं 120 महीना दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? वो मोटी मोटी कीलें, वो आंसू गैस के गोले, वो मणिपुर की जातीय हिंसा, वो हाथरस से लेकर के और रामपुर तक की दलितों पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब, और हेमंत सोरेन जैसा चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसको जेल मिली। ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके ये पूरे विपक्ष को धमकाना और डराना चाहते हैं, खामोश करना चाहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र ऐसे नहीं बना था। 90 साल का पूरा संघर्ष, इसमें भगत सिंह से लेकर के गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध किया था, जो संघर्ष किया था, उसके परिणाम स्वरूप ये देश आजाद हुआ था। संविधान सभा ने ये गारंटी थी। ये मोदी जी बार बार गारंटी की बात करते हैं, लेकिन असली गारंटी तो इस देश को संविधान ने दी थी कि दबे कुचले दलित वंचित तबके के लोग वो भी समान न्याय पा सकते हैं, वो भी समान अवसर पा सकते हैं, वो भी अत्याचार से मुक्त हो सकते हैं। ये थी असली गारंटी। और आज मोदी जी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं वो दरअसल संविधान को खत्म करने की गारंटी है। वो इस देश के दबे कुचले लोगों को उनके अत्याचार और उन पर होने वाले अन्याय की गारंटी है। ये उससे मुक्ति की गारंटी नहीं है। और तेजस्वी यादव आज थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सिर्फ माई नहीं है, इसमें बाप भी है। केवल एमबाई नहीं है, मुस्लिम यादव नहीं है, इसमें वो अगड़े लोग भी हैं। उसमें बामहन ठाकुर, लाला बनिया, ये सब जो चाहे नोटबंदी की मार रही हो, चाहे गब्बर सिंह टैक्स की मार रही हो, चाहे कोरोना के बाद की आपदा काल रहा हो, राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को जानवरों से भी बदतर बना दिया। आपने कोरोना काल में पूरा असंगठित क्षेत्र खत्म कर दिया, लोगों को जानवरों की तरह हकाल दिया, और आज आपने 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया। जानवर भी अपना पेट भरना जानता है, तो क्या आपने इस देश के लोगों को जानवर समझ रखा है? उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी नौकरियां और उनके लिए अस्पताल, ये आप सब खत्म कर दिए। आज हालात ये है कि एक तरफ वो देश का किसान है जिसे आप दिल्ली अपनी बात कहने के लिए नहीं पहुंचने दे रहे, और दूसरी तरफ जामनगर है जहां आपके एक मित्र के बेटे की रिंग सेरेमनी ने आपने जामनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। दुनिया भर के तमाम अमीर लोगों की वहां अगवानी हो रही है, लेकिन किसान, इस देश के किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है मोदी जी, जो आप उनके लिए मोटी मोटी कीलें गाड़ करके उनके एक्सपायरी डेट के आंखों वाले आंसू, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनको अंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगवानी होगी वहां विदेशी अमीरों की, अंबानी के बेटे के उस रिंग सेरेमनी में ये सब होगा। तो ये देश तो आज पूछ रहा है, और इसलिए ये पटना की सिर्फ महारैली नहीं थी, इस देश के लोगों की ये भावनाएं थी, जन विश्वास था कि जो आज पटना की रैली से उत्साहित लोग आज यहां लखनऊ में झूम रहे हैं, वहां झारखंड में झूम रहे हैं, और झूम रहे हैं वो गुजरात के उस इलाके में भी जहां छाती पर पूरी सत्ता जिस तरह से काबिज है और लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। इसलिए मैं इस केवल रैली को आज की रैली नहीं समझ रहा हूं, सिर्फ पटना की रैली नहीं समझ रहा हूं, बल्कि इस देश के समूचे लोगों के विश्वास की ये रैली है। जी राजू।
जी बिल्कुल, समूचे देश के विश्वास की रैली है, जन विश्वास रैली नाम भी इसका पड़ा हुआ है, रखा हुआ था। और ये रैली कहीं ना कहीं जनता के बीच एक विश्वास कायम करने की कोशिश भी है, और वो साफ यहाँ दिखाई दे रहा था इसलिए भी क्योंकि ज़बरदस्त भीड़। और जैसे अभी हमारे साथी जयशंकर जी कह भी रहे थे कि जो बड़ी बड़ी रैलियां पटना के इस गांधी मैदान में हुई हैं, उन सब में सबसे बड़ी रैली थी। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर आता हूं अनिल सिन्हा साहब के पास। जरा बिहार की बातें उनसे भी कुछ समझेंगे और कैसे वहां से पॉलिटिक्स जो है उसका निशाना दिल्ली की तरफ आता है, वो भी उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रशांत जी, किस ढंग से इसको देखा जाए, और यहां से कल से लेकर आज तक राजनीति में बहुत परिवर्तन हम बहुत तेजी से देख रहे हैं। मोदी जी की पार्टी जैसे ही 195 प्रत्याशियों की सूची जारी करती है, उसके बाद से तूफान उधर है, और एक तूफान की बात बिहार से राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए, 195 लोगों की जो लिस्ट कल आई थी, उस लिस्ट में तो बहुत कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिसकी एक आध की चर्चा अभी हो भी गई, कुछ की चर्चा हम लोगों ने कल की थी। लेकिन उसके 24 घंटे के भीतर ये जो रैली पटना में हुई है गांधी मैदान में, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत की राजनीति में। और राजीव जी, जिसने अगर कोई 50 साल का राजनीति का इतिहास देखा हो, तो पटना में इतनी बड़ी रैली जब भी हुई है तो दिल्ली की सत्ता हिल गई है। ये जो दिनकर की कविता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसको पटना के गांधी मैदान ने साकार किया है। चाहे वो 74 की बात हो, चाहे वो 77 की बात हो, या मंडल कमीशन के समय की बात हो, या अब की बात हो, तो रास्ता तो बिहार ने दिखाया है। आज जो दिखाई दिया राजीव जी, दो चीजें दिखाई दी वहां। एक, तेजस्वी, निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो युवाओं में या मौजूदा जो एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, उनमें तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं जी। और बीजेपी बिहार में कोई भी नेतृत्व को क्रिएट करने में, पैदा करने में बुरी तरीके से नाकाम रही है। एक भी बिहार का नेता, किसी को आप नाम याद नहीं आएगा कि बिहार में बीजेपी का नेता कौन है। वो उड़ जरूर बयान दे देना किसी पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पटाखे चलेंगे, वहां पटाखे चलेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा कोई मिसाल, ऐसा कोई बड़ा नेतृत्व बीजेपी दे नहीं पाई। दूसरी कि लालू प्रसाद यादव का करिश्मा अभी भी बना हुआ है वहां पे, और लालू प्रसाद यादव का करिश्मा का असर जो है वो आप इस रैली में देख सकते हैं। जब वो भाषण दे रहे थे तो उसमें, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, और उसके अलावा आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का जो करिश्मा है, उसका मैं एक निजी अनुभव बताता हूं कि जो बात कुएं की बात कह रहे थे, उसको बिहार की जनता लेती कैसे है। और मेरा निजी अनुभव, लालू प्रसाद जी के मैंने 20 इंटरव्यू किए हैं और उनके शासनकाल को देखा है बतौर पत्रकार। लेकिन कुछ साल पहले मैंने दिल्ली में एक रिक्शा में बैठा मैं, और रिक्शे वाला बिहार का था। 2015 की बात है, वो चुनाव हो रहे थे वहां, सॉरी 2020 की बात था जी, 2020 के चुनाव हो रहे थे। और मैंने उनको कहा, उस रिक्शे वाले से, कि भाई किसको वोट देंगे? तो लालू जी को वोट देंगे। क्यों देंगे? और उसको थोड़ा मैंने प्रोवोक भी किया कि भाई उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जेल भी हो जाए। तो देखिए, लालू का जो लालू फिनोमेना है, उसको जो ये दिल्ली का मीडिया है या अंग्रेजी अखबारों में लिखने वाले लोग हैं, उसको क्यों समझ नहीं पाएंगे। उस रिक्शे वाले ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि आप लोग लालू को नहीं समझ पाएंगे,
लालू प्रसाद यादव के आने से हमको क्या मिला मैं बताता हूँ। वो रिक्शे वाला बता रहा है मुझे, और वो उसने कहा कि लालू जी के पहले अगर सामने से कोई आ रहा है बड़ा आदमी मतलब सामंती व्यक्ति या हिंदू, सवर्ण हिंदू, तो हम साइकिल से उतरते थे और उसके पैर छूते थे, और जब वो निकल जाता तब साइकिल पे दोबारा हम चलते थे। लालू जी के आने के बाद हम किसी के पैर नहीं छूते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये आत्मविश्वास, ये जो सम्मान की बात है, ये लालू प्रसाद यादव का फिनोमेना है, जिसको दिल्ली के मीडिया या वो कॉलम लिखने वाले बीजेपी के पक्ष में वो समझ नहीं पाएंगे कभी भी। उनको लालू को घोटालेबाज कहकर वो किनारे करते रहेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आज की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जो हमला किया है वो बीजेपी को सामंती लोगों की पार्टी बना दिया है। और यहां से देखिए कि वो सामाजिक न्याय का नैरेटिव, वहां खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, सबने सामाजिक न्याय की बात की है जी। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी ने भी बात वही की। तो ये वहां से जो सामाजिक न्याय का नारा है वो बिहार से अब पूरे देश में यहां से जाएगा। तो आज की रैली इस चुनाव को एक दिशा देने का काम सीधे तौर पर कर भी चुकी है। और अब जो आसनसोल के जो टिकट कटा पवन सिंह का, देखिए ये मामूली घटना नहीं, उन्होंने खुद विड्रॉ नहीं किया है, उनसे विड्रॉ करवाया गया है। क्योंकि जब उनको टिकट मिल गया तो उन्होंने बंगाल की महिलाओं के बारे में जो कुछ अश्लील गाने गाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उस पे तृणमूल कांग्रेस ने शोर मचा दिया सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे। और उनको कहा गया होगा कि भाई तुम ऐसा ट्वीट लिखो और विड्रॉ कर लो। लेकिन बात यहां तक रुकेगी नहीं राजीव जी, क्योंकि पवन सिंह अकेले नहीं है। अभी तक ये बात जो है वो आती नहीं थी। मनोज तिवारी भी हैं, उनके भी गाने उतने ही अश्लील हैं भोजपुरी के, महिलाओं के बारे में खासकर दिनेश लाल निरुआ के गाने या रवि किशन के गाने। अब ये सब भी उठने लगा है सवाल, और अब ये इनके लिए, इन तीनों के लिए भी मुश्किल पैदा होगी पवन सिंह के नाम विड्रॉ करने के बाद इनके खिलाफ। और ये कैंपेन केवल इनके खिलाफ नहीं चलेगा, अब ये पूरे बीजेपी पे और नरेंद्र मोदी पे और अमित शाह पे सवाल उठेंगे कि आप महिलाओं के बारे में क्या नजरिया रखते हो। तो अभी से ये इनके गाने, इनके गानों के पोस्टर, इनकी और वो जो भाषा है राजीव जी, वो गानों की क्लिप को छोड़ दीजिए, मैं भाषा भी यहाँ मैं दोहरा नहीं सकता हूँ जो बातें वो कहते हैं अपने गानों में। तो ये बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत जो है ये वहां से आसनसोल से पैदा हो गई है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आसनसोल से। एक्चुअली दोस्तों आप जानते हैं कि पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, गायक भी हैं, और उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया टिकट, ये कह के कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और उनके सामने टीएमसी के कैंडिडेट वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो कभी पहले पटना साहिब से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन जब उन्होंने पाला बदला और पिछली दफ़ा रविशंकर प्रसाद से वो हार गए थे, पहुंचे वो यहाँ उपचुनाव में जीत गए थे। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और उसके बाद से वो सांसद हैं। तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, जिस बारे में बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, क्योंकि एक नहीं बल्कि चार भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, गायक हैं, और उनमें से 3 तो ऑलरेडी सांसद चुने गए हैं और उन तीनों को भी टिकट दिया गया है। और क्या ये बातें ऐसी चलती रहेंगी कि उनकी पॉपुलैरिटी के कारण ये अपना चुनाव जीतते आएंगे, या कुछ और है? ये समझेंगे आने वाले समय में, जब एक एक पार्ट को, एक एक बात को सामने लेके आएंगे, तो शायद हो सकता है कि उसमें से आपको समझ में आए कि कैसे ये चुनाव जो है दिलचस्प होता जा रहा है और
नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो 370 या 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, वहां पे ये चुनाव फंसा हुआ दिखाई देता है। इसलिए रिजल्ट बड़े दिलचस्प होंगे और चौंकाने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले आज पटना के गांधी मैदान में जो कुछ हुआ वो कितना चौंका रहा है, ये रैली कितनी चौंका रही है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, और क्या रात की नींद आज हराम हो रखी है जो अभी रात होने वाली है उसकी, समझना चाहता हूं। अनिल सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप इस रैली को और कैसे यहां से आने वाले चुनाव को प्रभावित होते हुए देखते हैं? कैसे यहां इंडिया गठबंधन और खासकर बिहार का जो महागठबंधन है वो अपनी मजबूती यहां दिखाता हुआ, प्रकट करता हुआ नजर आ रहा है? पहले ये समझ लेना चाहिए कि ऐतिहासिक कई मामले में है। लंबे समय से जिस तरह की राजनीति चली है, जो जिसको धर्म और नफरत की राजनीति या एकदम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उसके मुकाबले तो जो रैलियां होती रही है वो कोई कास्ट विशेष को लेकर के या धर्म के नाम पर जिस तरह बीजेपी मोबिलाइज करती है वो है। ये रैली इशू बेस्ड, जिसको विचारधारा के आधार पर कहते हैं। और 74 के बाद कुछ कर्पूरी जी का कुछ पीरियड छोड़ दीजिए और CPI-ML की जो रैलियां होती रही, अगर उसको छोड़ दीजिए तो ये रैली पहली बार बिहार नहीं बल्कि मैं कहूंगा देश की राजनीति में विचारधारा की राजनीति को लौटाने में इतनी भागीदारी हो, जन भागीदारी, ये पहली बार हुआ है। मतलब पहली बार मोदी के नाम पर कि अपना जिस तरह से वो करते हैं, अपील करते हैं नफरत के आधार पे या तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, पार्टी की बड़ी मशीनरी है, वो सब नहीं रहने पर सिर्फ विचारधारा और इशू के आधार पर लोग आए हैं। विचारधारा के आधार पर तो जो आप लाल झंडा देख रहे हैं उसमें हर एक कैडर जो आता है वो CPI-ML का, और बराबर रैली करते हैं। सबसे मजबूत रैली बिहार में वामपंथी पार्टियां करती रही है, जिसमें CPI-ML का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो वो रैली, ये आपको दोनों का संगम दिखेगा कि जो इशू बेस्ड है, जो तेजस्वी की जो लाइन जो उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ मुख्यतः और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ चलाया है, नैरेटिव चलाई है, उसके समर्थन में। और दूसरा है कि जो वैचारिक लड़ाई लंबे समय से वामपंथी पार्टियां लड़ रही हैं, दोनों दिखाई दिया। और वो तब हुआ है जब दो रैलियां, प्रधानमंत्री की रैली, मतलब प्रधानमंत्री का तो ऐसा रहता है ना कि जैसे वो फिल्म का गाना है ना कि बचना है हसीनों में, लो मैं आ गया टाइप का, तो वो उस टाइप का जो उनका मतलब आए और जीत लिया, कहता है ना कि बस देख करके जीत लिया टाइप का, तो वो नहीं चला। और वो दोनों रैलियां एकदम विपन्न थी उस हिसाब से, रिस्पांस के भी हिसाब से और कंटेंट के ही हिसाब से। तो वो सामने तुरंत हो गई जो रैली एक दिन के बाद, तो वो भी है। दूसरा कि पूरा तंत्र का इस्तेमाल किया। मैं बेगूसराय से जो जहाँ की रैली हुई है वहां से 20 किलोमीटर पर मेरा गांव है, तो मैंने कल फोन करके पता कर लिया था कि कौन कौन कैसे कैसे रैली उन्होंने जुटाई और वहां क्या प्रॉब्लम था। एक तो है कि एनडीए के नाम पर जो गठबंधन जिसको आप कहते हैं, एनडीए नाम की कोई चीज नहीं है, ये उनकी दोनों रैलियों से पता चल गया। और यहाँ एक दूसरा उल्टा हुआ कि गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन है, उसके आधार पर रैली हुई। और मैं आपको बता दूं कि जो इस रैली के लिए जो आयोजन हुआ उसमें जो जमीनी के स्तर पर जो गठबंधन है वो दिखाई देता है, क्योंकि सब जगह कांग्रेस की भी जितनी ताकत थी, आरजेडी की जितनी ताकत थी और वामपंथी जितनी पार्टियां हैं, सब लोगों ने एंश्योर किया था कि किस तरह से हो। और सबसे ज्यादा है क्या कि तेजस्वी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि अब बिहार में जो अभी तक लग रहा था कि सबसे बड़े मास लीडर लालू हैं, लालू का तो मतलब हेल्थ ये है, खराब है उनकी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा समझा जा रहा था। अब उन्होंने, नीतीश कुमार ने कल की रैली में मतलब देखिए संयोग ऐसा होता है कि कल उन्होंने अपना ही शोक गीत खुद ही गा दिया, उन्होंने दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह से मतलब उन्होंने जो किया है वो किसी बिहारी को, जेडीयू को बिखरने की शुरुआत कर दी। और कल मैं आपको बता दूं मतलब तथ्यात्मक रूप से भी कि जेडीयू के किसी पदाधिकारी को मंच पर वहां बेगूसराय में बैठने की जगह नहीं थी। सिर्फ अकेले उनका एक विधायक भी है, वो भी जहां तक मैंने पता किया कि उनको भी मंच पर जगह नहीं मिली। और सिर्फ सीएम
और वो भी आपने देखा कि किस तरह दंडवत होकर के उन्होंने आपने को पेश किया। तो वो जेडीयू ने तो मान ले, मतलब नीतीश भी हमको लगता है ये मान चुके हैं कि जेडीयू का अब आगे कोई भविष्य नहीं है। और इधर इसने आज की जो रैली हुई इसमें मुकम्मल हो गया सबसे। और इसमें यह भी अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जिस तरह से मतलब एज ए स्पीकर जो और एक वक्ता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों से संवाद करना, उनकी भाषा में मतलब उनसे बात करना, और जिस तरह से लोग आवाज लगा रहे थे, ये जो है एक बड़ी चीज है। क्योंकि उतना आसानी से मतलब एकदम, एक तो जो इलाका है उसमें आप उनकी भाषा में मतलब सरल भाषा में आपको बात करनी है, और दूसरा है क्या कि आपको पॉइंटेड वो तुरंत समझ लेते हैं आपकी राजनीति को। मतलब बिहार मतलब उस मामले में संपन्नता के मामले में बहुत ही बुरा हाल है, इतनी गरीबी है, लेकिन जो राजनीति है उसको समझाने के लिए आपको आप सीधे सरल शब्दों में बताइए और वो समझ जाते हैं। तो जो पूरी रैली ने दिखा दिया कि आगे सच में ये जो तूफान कहा, इससे मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी ने जो ये कहा कि तूफान यहीं से शुरू होती है, तो वो अब आ गया है। और ये आप देख लीजिए कि इससे यूपी में जैसे अखिलेश भी मतलब शानदार, मतलब अखिलेश को भी जो जिस तरह से मैंने देखा, मानना होगा कि सब लोगों ने काफी मतलब, चूंकि जब जनता आती है ना तो नेता को खुद ही ऊर्जा आ जाती है, तो वो ऊर्जा दिखाई दिया। तो इतना ऊर्जावान इतनी रैली, और अब शुरुआत हो गई, टेक ऑफ हो गया। देखिए तैयारी नहीं थी। मैं आपको एक जानकारी खाली दे दूं कि जन विश्वास रैली को इंडिया गठबंधन की रैली के रूप में वो पहले से देख नहीं रहे थे कि इंडिया गठबंधन का देश के स्तर पर बनाना, उस तरह की तैयारी नहीं की थी उन्होंने था कि जन विश्वास रैली को समापन होना है, इसमें कुछ लोग आएंगे जो बिहार में गठबंधन है, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और वामपंथी पार्टियां और आरजेडी का जो गठबंधन है उसने पूरा मुकम्मल वहां दिखाई दिया। उनका इरादा भी नहीं था, लेकिन जितनी बड़ी रैली हुई इसमें अगर पूरा इंडिया गठबंधन मौजूद होता तो इससे जरूर फायदा होता, ये बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा इंडिया गठबंधन होता, इसमें ममता बनर्जी भी होती, केजरीवाल होते, उधर उद्धव ठाकरे होते, या शरद पवार होते, स्टालिन होते, ये तमाम नेता भी अगर होते तो ये रैली और भी वहां पर रंग दिखाती हुई नजर आती। लेकिन ऐसे भी जब पूरा का पूरा गांधी मैदान पट जाए, गांधी मैदान के बाहर का हिस्सा पट जाए और पटना पहुंचने वालों का तांता लगा हो, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे वैसे विजुअल्स आ रहे हैं जिसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि जितनी संख्या उस मैदान में थी उससे ज्यादा की संख्या सड़कों पे थी। यानी लोग वहां उतावले हो रहे थे, लोग चाह रहे थे कि किसी भी ढंग से वो वहां तक पहुंचे और अपने प्रिय नेताओं की बातें सुने। लेकिन यहां से क्या वो तस्वीर दिखाई देती है जो 2024 में चुनौती पेश करती हुई नजर आएगी? अमरिंदर उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, अब ये तस्वीर जो है 2024 को चुनौती पेश करती हुई निश्चित तौर पर नजर आ रही है, और लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अब समझने लगी है कि उसको चुनौती अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो गई है। आज की जो बिहार की ये रैली है राजीव जी, इसने बहुत संदेश दिए हैं, और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि यहाँ जिस तरीके से एकजुटता दिखाई दी तमाम दलों की, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनकी एकजुटता दिखाई दी, और सबने जो एक सुर में बात की, वो राजीव जी यहाँ से संदेश काफी ज्यादा गया है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा जो है वो यहाँ से एकदम स्पष्ट हो गया है। दूसरा ये कि बार बार जो थे मनोज झा जो संचालन कर रहे थे, उनको बार बार कहना पड़ रहा था कि भाई पेड़ों से उतर जाइए आप लोग, आपको चोट लग सकती है, टॉवर से उतर जाइए आपको चोट लग सकती है। यानी कि तिल रखने की जगह जो थी वो मैदान में नहीं थी, और पेड़ों तक पे लोग जो थे वो चढ़े हुए थे, यानी वहां से भी लोग देखना चाहते थे। और अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं आया तो पूरे रास्ते में जो थे मुझको लोग मिले हैं, यानी कि इतनी जबरदस्त भीड़ थी। समझा जाता है कि 12 लाख के आसपास लोग जो थे वो पटना के रैली के अंदर और रैली के बाहर मिलाकर के थे। पूरी रात भर जो है वो लोग आते रहे, और तेजस्वी यादव पूरी रात भर लोगों से जा करके मिलते रहे, जो लोग आकर के जहाँ ठहरते रहे। तो ये एक राजीव जी जिस तरीके से वहां से बढ़ा है, और प्रधानमंत्री जो रैली हुई वो निश्चित तौर पर इसके सामने फीकी थी, और सुना जाता है कि प्रधानमंत्री फिर जाने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि उनकी रैलियां जो है इस तरीके की हो पाती है कि नहीं हो पाती है। इधर ये इसका चर्चा चल रही है, पता नहीं वो कितनी सच है कितनी गलत है, कि नीतीश कुमार जब जाएंगे विदेश तो लौट के आएंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब इस तरह की चर्चाएं भी अब होंगे नहीं होंगी वो उनका मसला है, लेकिन यहाँ से जो संदेश क्या राजीव जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की धरती से जो चाचा पलटूराम हैं जिनको कहा जा रहा है, उनको जिस तरीके से निशाने पर लिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी सीधी चुनौती एक तरीके से दी गई। लालू प्रसाद यादव ने भी चुनौती दी,
और तेजस्वी यादव ने भी जबरदस्त तरीके से चुनौती दी। यानी लालू यादव ने तो ये कहा कि हाथ उठाओ तब तक जब तक कि नरेंद्र मोदी देख नहीं ले कि यहाँ से इस तरीके से हाथ उठाई दे रहे हैं। तो ये हाथ उठाकर के नरेंद्र मोदी को जो बताया गया कि ये देख लो हाथ उठे हुए हैं, तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को हाथ उठाने का सिर्फ इशारा नहीं था, ये सांकेतिक भाषा नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी कि हम आपसे निपटने के लिए तैयार हैं। और बिहार की सरजमी से जो इंडिया गठबंधन का ये रैला एक शुरू हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में जो है जबरदस्त चुनौती देगा, ये इसका एक जो था वो संकेत था। दूसरा जो लालू प्रसाद यादव को लेकर के जिस तरह की बातें की जाती रही, उसका तेजस्वी ने बड़े शानदार शब्दों में जो राजीव जी जवाब दिया, खासतौर से उनके रेल मंत्री रहते हुए जो काम किया उसको लेकर के, और फिर जो कहा तेजस्वी ने कि हम आपसे लड़ेंगे और डरने वाले नहीं है, ये एक बड़ा वो चैलेंज था। और इसी लय में राजीव जी, इसी लय में अखिलेश यादव ने भी बात की, और अखिलेश यादव ने जो कहा मुझे लगता है कि वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लालू जी आज जो भुगत रहे हैं वो इन शक्तियों के सामने ना झुकने की सजा भुगत रहे हैं। और हमसे बार बार कहा जाता है कि सीबीआई आ गई, कि ये आ गई, कि अगर हम इन शक्तियों के खिलाफ लड़ नहीं रहे होते तो हमारे यहाँ कोई सीबीआई नहीं आती या कोई हमारे पास एजेंसियां नहीं आती। तो ये वहां से एक बात जो थी वो स्पष्ट की गई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्षियों के ऊपर हमले कर रही है और सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष की जो ताकतें हैं वो नरेंद्र मोदी के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने अब दबने को तैयार नहीं है। तो जो एक अकेले सब पे भारी का जो उद्घोष था, वो एक अकेले सब पे भारी की हवा जो है राजनीति, वो कहा जाए कि इस गर्जना के साथ जो है वो बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से वो निकालनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल, बिहार के ऐतिहासिक इस गांधी मैदान से आप याद कीजिए कि बहुत कुछ आगाज बिहार से बहुत कुछ हो चुका है, और उसमें एक सबसे बड़ी बात कि आज यहाँ से इस चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के लिए क्या ये उल्टी गिनती का आगाज भी है? सवाल बड़ा है, जवाब लेने की कोशिश करते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि ये उल्टी गिनती का आगाज है? दरअसल राजीव जी, ये जो 370 पार का नैरेटिव गढ़ा गया है, उसको चीर फाड़ करने का काम आज का आयोजन कर रहा है, बहुत खूबसूरती से कर रहा है। और ये जो मिथ्या नैरेटिव है कि हम 370 पार लाने जा रहे हैं, उस मिथ्या नैरेटिव को ये जनता खुद आकर के, बल्कि होड़ करके कि हम भी जाएंगे वाले अंदाज में उसको तोड़ने का काम किया है। बिहार वो प्रदेश है जहां एनडीए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार की जो स्ट्रेंथ है, वो सर्वे भी बता रही कि उनकी स्ट्रेंथ आधी हो गई है, 16% नहीं रह करके 8% हो गई है। तो नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ आधी हुई, प्लस बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद बीजेपी की भी स्ट्रेंथ पर बट्टा लगा, दाग लगा, चूंकि नीतीश को लेकर वो लोग सहज नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, एक आक्रोश नीतीश के खिलाफ कि वो लगातार जनादेश का अपमान करते रहे हैं, इस हिसाब से ये गुस्सा रैली में दिखा है। इसके अलावा तेजस्वी ने जो उम्मीद जगाई है वो भी रैली में दिखा है। तो बिहार की धरती से आप समझिए 40 में 39 पिछली बार था, तो इस बार वो उलट जाने वाला है। 39 नहीं होगा, 36 होगा कि 35 होगा इंडिया गठबंधन का, वो अलग बात है। लेकिन ये बीजेपी और नीतीश कुमार को तो जीरो समझिए, एक भी सीट वो आज की तारीख में जीतने नहीं जा रहे हैं। स्वयं नीतीश कुमार भी खड़े हो जाएं तो उनकी सीट नहीं निकलेगी। जेडीयू का टिकट आज बिकाऊ नहीं है, वहां कोई लेना नहीं चाहता उस टिकट को, ये हालात बन गए। तो नीतीश कुमार को जितने भी टिकट मिलेंगे वो तो गए। इसके बाद बीजेपी जरूर नीतीश की थोड़ा बहुत जो जनाधार बचा हुआ है उसको एड ऑन करके वो कुछ सीटें निकाल ले सकती है। वो किसी भी सूरत में डबल डिजिट पे ये नहीं जाएंगे। आज का ये यथार्थ है, उसकी ये रैली पुष्टि करता है। ये रैली उत्तर प्रदेश को भी नेतृत्व देता है और आगे का रास्ता बताता है कि अखिलेश यादव जी आकर के आप वहां उत्तर प्रदेश में भी ये दमखम दिखाइए, जो उम्मीदें, जो गुस्सा जनता में है उसको आवाज दीजिए, एक बड़ी रैली कीजिए, जनता को संदेश दीजिए। और हमें लगता है अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से वो करेंगे। और ये जब जो निकला है इससे संदेश, ये संदेश अलग अलग प्रदेशों में भी जाएगा।
ऐसा पूरा हमें लगता है। इसलिए ये एक ऐसा पॉइंट जहां से कि मैच बदलना जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पॉइंट। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से में ये संदेश गया है जो आप कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा पूछ लेता हूं प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, क्या उत्तर प्रदेश में संदेश देने में, यहां बिहार पटना से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में संदेश देने में कामयाब हो पाए आज अखिलेश यादव? हाँ, निश्चित रूप से आज अखिलेश यादव ने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा और उस पूरे एजेंडे के साथ उन्होंने तो कहा ही है कि 120 पे हम अगर बीजेपी को रोक दें तो फिर दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं मोदी जी। उन्होंने कहा कि 120 जीतो और बीजेपी को हराओ। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी जो माहौल है इस वक्त, और खास करके जब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आगरा में एक साथ रैली की है, उसके बाद बहुत सारी चीजें यहां बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी एक उम्मीद बाकी है और वो है कि 9 मार्च को कुछ खास हो सकता है उत्तर प्रदेश में। और अगर हाथी भी इस तरफ आता है तब तो फिर आप उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े पैमाने पर बदलते हुए देखेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बातें आज की हैं, और तेजस्वी यादव को आज उन्होंने बहुत सराहा है, मुझे लगता है कि पटना से वो कुछ लेकर के जाएंगे। और जिसकी तरफ इशारा अनिल जी ने किया कि अगर ये रैलियां और दूसरी जगहों पर हो, लखनऊ में होनी चाहिए एक बड़ी इस तरह की रैली इंडिया अलायंस की, जिससे अखिलेश यादव का भी कद बढ़ेगा और लोगों का भरोसा भी कायम होगा। तो निश्चित रूप से 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पे गठबंधन होने के साथ ही कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को मुकाबला करना बेहद कठिन है, बल्कि अब ये कहें कि नामुमकिन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो फिर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और उसमें इस तरह की रैलियां और ज्यादा कामयाब बनाएंगी इंडिया अलायंस को। और जो तीसरी बात मैंने कही कि उसमें अगर मायावती आती हैं तो फिर और भी महत्वपूर्ण ये अलायंस बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में तो ये चीजें दिख रही हैं और आज लोग भी बड़ा उत्साहित थे। सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि जो जागरूकता बिहार में है, नो डाउट बिहार भले ही कितना भी कमजोर हो आर्थिक रूप से, लेकिन जो पॉलिटिकली जो लोग वहां पे समृद्ध हैं, जो समझदारी है, वो उससे मिली जुली उत्तर प्रदेश में भी है। यहां भी वो सामाजिक न्याय की राजनीति की ये दोनों गढ़ हैं। तो लालू प्रसाद यादव उधर हैं और इधर मायावती रही है, मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये पूरा माहौल जो है वो सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है और उसकी तरफ यहां से भी लोग देख रहे थे। सुबह से ही उस पूरी रैली पर लोगों की नजर थी। उस भरोसे को देखने के लिए वो लोग आज सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय थे और मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर 120 सीटें, 120 में से 103 सीटें आज की तारीख में एनडीए के पास हैं। 64 सीटें उत्तर प्रदेश की और 39 सीटें 39 सीट्स बिहार की, 103 सीटें। और यहां अगर जो बात यहां कह रहे थे अखिलेश यादव कि रोकना अगर है, क्योंकि 100 सीटें, अगर 100 से ज्यादा सीट आप इन्हीं दोनों राज्यों से ले आते हैं तो 272 का आंकड़ा पार करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्या इस रैली से आपको लगता है कि वो परिवर्तन यहां हम आने वाले समय में देखेंगे जब रुकती हुई जो बीजेपी है वो यहां दिखाई देगी? अनम्यूट कीजिए प्लीज। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पे बीजेपी को नई चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। बिहार के बारे में तो राजीव जी मैं कह सकता हूं कि बिहार के दरवाजे बीजेपी के लिए बहुत सक्रिय हो गए हैं। बहुत कम संभावना बची है कि वो पिछला रिकॉर्ड के आधे भी पहुंच पाएंगे। यानी इस बार जो रिजल्ट आएगा वो पिछली बार का एकदम उलट भी आ सकता है। ये इस तरफ बिहार जा रहा है। और आज के रैली के बाद राजीव जी हुआ क्या है कि चुनाव में हम आप सब जानते हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले जी एक जो परसेप्शन वॉर होता है, उस परसेप्शन गेम में तो बीजेपी आज चुनाव हार गई बिहार का। और अब इसको कमना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा राजीव जी
कि बीजेपी ने अपना छप्पर बिहार में नीतीश कुमार की बल्ली पर ताना है। अब जिसपे ताना है उस वो बल्ली में दीमक लग गया है, उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है अपनी। 2020 के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार में, 2019 के नीतीश कुमार में और अब के नीतीश कुमार में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी या तीसरी कलाबाजी के बाद तो खत्म हो चुका है सब मामला। तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पहली बात। तो आपका जो छप्पर तना है जिस बल्ली पर, वो उसमें दीमक है। आपके पास अपनी लीडरशिप है नहीं बीजेपी की। बीजेपी की बिहार में कोई लीडरशिप नहीं है। किसको आप मानेंगे बिहार में बीजेपी का नेता? रविशंकर प्रसाद को या किसी और को? तो वहां पे बिहार में तो अपना सुशील मोदी को या कोई और नेता या ये जो उप मुख्यमंत्री हैं, देखिए जब तक वो नेताओं के नाम जुबान पे ना आए लोगों के जी, तो लालू यादव, नीतीश कुमार, यहाँ पे तेजस्वी यादव के बाद अब वो वहां पे कोई बचता नहीं है मामला। तो ये यहाँ से बीजेपी एक परसेप्शन बैटल जो है बिहार का, वो आज ही हार गई। दूसरा कि इसका असर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जाएगा, इसका असर झारखंड में होगा, इसका असर उन सब जगह पे होगा जो हिंदी बेल्ट के इलाके हैं। तो बीजेपी यहां से जब शुरू कर रही है तो उसकी जो, उसको कहते हैं ना कि दुकानदार जो अपनी कहते हैं कि बोहनी खराब हो गई, तो बीजेपी की बोहनी खराब हो गई बिहार से। राजीव जी, बिहार से बीजेपी की बोहनी खराब हो गई, लेकिन बिहार में बीजेपी की बोहनी जो है वो कैसे खराब हुई है जरा समझना चाहता हूं। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं बिहार को? बहुत नज़दीक से आप देखते हैं, उस हिसाब से भी क्या ये रैली उतना ज़्यादा प्रभावी दिखाई देती है जो आने वाले चुनाव पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट में तब्दील होते हुए दिखाई दे जनता? नहीं, इसमें देखिए ये गोदी मीडिया चला रहा है कि ये वोट में रैली तब्दील होती है कि नहीं। यही बात वो चलाता नहीं है मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में तो बताता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से बताने लगता है कि सर्वे में रिजल्ट्स कैसे सीटें बढ़ गई। तो ये उल्टा, मतलब ये पैमाना अगर है तो दोनों के लिए है ना। तो ये जान लीजिए कि बिहार में रैली में अगर लोग आ रहे हैं तो इसको बाकी जगह की रैलियों की तरह आप तुलना नहीं कर सकते। और ये रैली कोई कितनी मेहनत से उन्होंने जो रैली मोदी जी की निकलती है उसको आप जानते हैं कि डीएम से लेकर के सब पूरा तंत्र, और वो कितना 75,000 के सौगात, करोड़ की सौगात, तो 50,000 करोड़ की सौगात, आप पूरा तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो तो चुनाव आयोग तो कुछ करता ही नहीं है, तो इसमें कहना क्या है? ये सारे सरकारी प्रोग्राम है। जो बेगूसराय में भी जो उन्होंने किया वो सारे सरकारी फर्टिलाइजर का कारखाना जो है उसके लिए प्रोग्राम था, और ऐसे ही प्रोग्राम किया उन्होंने औरंगाबाद में। तो वो तो कर रहे हैं सरकारी, मतलब संवैधानिक गैर कानूनी ढंग से वो प्रचार कर रहे हैं, वो तो है। और उसमें पूरी ताकत लगती है तंत्र की, वो उसको छोड़ के ये जो लोग आए हैं ये बिहार में उस तरह नहीं। अब देखिए बिहार की जो मानसिकता है वो मैं थोड़ा आपको हल्का 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूं। बिहार में अगर आपको पसंद नहीं है लीडर ने तो लोग आएगा ही नहीं। पैसा लेकर के भले वो, मतलब या मेहनत करके, वो ताकत है अभी बीजेपी में, उनका संगठन भी है, तो उतना कुछ रैली जमा कर लेना और तंत्र के जरिए कर रहे हैं। यहाँ नहीं। मैं आपको 1 दिन पहले की घटना बताता हूँ। 1 या 2 दिन पहले खगड़िया से पटना गए तेजस्वी हाईवे से, तो हाईवे में ये बेगूसराय ये सब इलाके हैं, ये सारे इलाकों में हर ब्लॉक में हर जगह ये गठबंधन के लोगों ने तय किया हुआ था कि उनका स्वागत जबरदस्त होना चाहिए। उनका रास्ते में जबरदस्त स्वागत हुआ। वो कोई रैली नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब उनका रिस्पॉन्स सिर्फ रैली से मत आके, वो जहां जा रहे हैं जबरदस्त उत्साह के साथ है। और ये जो है बिहार में कोई उस तरह ऑर्गेनाइज तंत्र नहीं किसी का चलता है। एक बार वो जो जाने लगा रैली में और लोग जमा हो गए तो वो लोग इलेक्शन में भी बिना किसी का
इंतजार किए खुद ही लड़ेंगे। तो ये इलेक्शन में तब्दील होगा, ये आप मजबूती के साथ लोगों को समझना, मतलब कहने के लिए आप होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज है कि जो नैरेटिव, जो राम मंदिर ये सब का नैरेटिव चल नहीं पा रहा, दिखाई दे रहा है आपको कि उसका कोई रिस्पॉन्स है, कहीं कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी बात जो कही अभी लोगों ने कि नीतीश जी ने जो है वो जिस तरह से किया है तो जेडीयू 0 हो गई। अब ये काफी कठिन होगा उनके लिए, कोई लीडरशिप नहीं है। सम्राट चौधरी का जो मतलब ये है मतलब ताकत है उनकी, या उपेंद्र कुशवाहा तो थे ही नहीं। तो अब भी इसका मतलब ये हो गया कि उपेंद्र, एक और ये इसकी चर्चा आप लोगों ने की के मालूम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये दोनों रैली में नहीं थे उनके, तो एनडीए से तो उनका पत्ता कट गया। के साथ मंच पे नहीं थे जी, मंच पे नहीं थे, मतलब वो बाहर ही थे। तो इसका मतलब हो गया कि चिराग पासवान को उन्होंने नहीं लिया। और जबकि रामविलास ये पशुपति जी के और उनका रामचंद्र पासवान के बेटे दोनों मौजूद थे, तो उन्होंने ऑप्शन एनडीए का स्वरूप जो है दिखा दिया और बहुत ही लचर टाइप का हो गया। उनके पास कौन सा अवेला है? जेडीयू को अगर आप माइनस कर दीजिए, इसके बाद कौन सी पार्टी है जिसका कोई ताकत है बीजेपी के अलावा? तो जो यहाँ घटने का मामला है, बढ़ने का नहीं है। इसमें मैं सहमत हूं कि अगर मामला ठीक उल्टा अगर दिखाई दे, बिहार तो इंडिया गठबंधन ने जीत लिया, ये अब आप इससे मान सकते हैं। अब आगे उनका अखिलेश और इनकी जिम्मेदारी है कि बाकी क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें क्या आप करते हैं वो अब अपना जाने। तेजस्वी ने इतना काम कर दिया कि इंडिया गठबंधन के लिए बता दिया कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है बिहार में, और उसके नेता लोकप्रिय और सक्षम नेता तेजस्वी यादव है और राहुल गांधी अपना राष्ट्रीय स्तर पर है। तो ये बन गया, वो उसके लिए अब तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपको देखना है कि आगे ये ऐसे यात्रा आगे बहुत बड़ी है। बात आप बता रहे हैं। और ऐसे अगर अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, जैसे यहाँ पर आज तेजस्वी यादव निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही वहाँ अखिलेश यादव दिखाएं। और दूसरे राज्यों के इधर जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के साथ दिखाएं, उधर ममता बनर्जी दिखाएं, स्टालिन है, तमाम नेता हैं वो दिखाएं, तो फिर ये जो 370 का नारा है वो पता नहीं 170 के नीचे दिखाई देगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में आप जैसा बता रहे हैं, प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे, हमारे साथी प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, हमलेंदु जी, तमाम साथी हमारे बता रहे हैं जैसी बात है कि बिहार की ये रैली कहीं ना कहीं उस दमखम को दिखा रही है जहां से इंडिया गठबंधन ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन उस चुनौती का सामना करता हुआ और खुद चुनौती पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मोदी जी के लिए और उनके आने वाले समय में जो लिस्ट पे लिस्ट आएगी उसके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल सिन्हा साहब आपका, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी जयशंकर गुप्ता जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चर्चा में